मैं आ गई हूँ अपनी बेस कैंप में ही। ये देखिए गाइस, मेरे पीछे एक और गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गो विद प्री में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने चारधाम यात्रा की सीरीज स्टार्ट की थी और उसी सिलसिले में मैं गई थी रामेश्वर धाम और वहां से मैं सीधा आ गई हूँ बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। ये आपको मेरे पीछे उनका गेट दिख रहा होगा। अगर 2024 में आप भी केदारनाथ धाम यात्रा की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है। मैंने इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आप कैसे सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए गौरीकुंड आएंगे, कैसे वहाँ से आप अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे, अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो कहाँ से आपको पिट्ठू या आप घोड़े से ऊपर आना चाहते हैं वो आपको कहाँ से मिलेगी, रास्ते में आपको क्या क्या खाना मिलेगा, आपको ऊपर आने तक क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, या आप कैसे बिना किसी मुसीबत के बहुत ही आराम से यहाँ तक पहुँच जाएंगे और ये 22 किलोमीटर के सफ़र के बाद आपके बाबा के दर्शन कैसे होंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ आने के बाद आप कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बिना काटे बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए। हर हर महादेव। शुरू करती हूँ केदारनाथ धाम की यात्रा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हरिद्वार में मेरा दूसरा दिन और अभी बज रहे सुबह के 8 और मैं निकल पड़ी हूँ यहाँ की बस स्टैंड के लिए, जहाँ से मुझे बस मिलेगी सोनप्रयाग जाने की। तो मैं पहुँच गई हूँ बस स्टैंड हरिद्वार की और ये कुछ है यहाँ के बस स्टैंड का नज़ारा। ये पीछे आपको दिख रहा होगा बस डिपो और अभी जस्ट मैं उतरी हूँ और यहाँ पे सब तो बता रहे हैं कि बस जो है वो यहाँ से मिलेगी। तो अभी जाके देखते हैं और फटाफट बस पे चढ़ती हूँ और फिर आपसे शेयर करती हूँ बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो आपको मेरे पीछे बस दिख रही है ना, यही बस है जिससे मैं पहुँचूँगी सोनप्रयाग। और अभी तो फिलहाल ऑन टाइम हूँ। बस के पहले टिकट चेक होती है। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना तो अगर आपकी बस की टाइमिंग 9 बजे की है तो उसके आधे घंटे पहले आपको यहाँ पे आके ना रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो बस अब बाकी की बातें बस पे। इन्होंने ना ऑफलाइन बुकिंग की थी तो अब मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि इन्होंने कैसे क्या किया था क्या नहीं। सबसे पहले सोलंकी, कहाँ से है आप? मुंबई से है। अच्छा, तो भैया मुंबई से हैं। तो यहाँ आके आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना ऑनलाइन ऑफलाइन का, तो उसके लिए आपने क्या लाइन लगाया था? 4 बजे में सुबह आया। हाँ। तो सब बहुत रश बहुत था। हम थोड़े जल्दी आ गए तो हमें थोड़ा 12 या 12:30 तक 8 घंटे खड़े रहना पड़ा। तो यहाँ की ऑडियो थोड़ी सी खराब है तो मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देती हूँ। दर्शन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप हरिद्वार एंड ऋषिकेश दोनों जगह कर सकते हैं। हरिद्वार की जो मेन बस स्टैंड है ठीक वहीं पे आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की ऑफिस मिल जाएगी, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है। कुछ 7 से 8 घंटे के लिए आपको लंबी लाइन में लगनी पड़ सकती है। तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अपने हाथ में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर रखिएगा। और दूसरी चीज, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में होती है। एक पार्ट तो आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा पार्ट आपको जाके सोनप्रयाग में करना होगा। जी हाँ, आपको दोबारा जाके सोनप्रयाग में एक और बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहाँ से आपको चारधाम यात्रा या फिर सिर्फ केदारनाथ धाम के डेट मिलेंगे। आप कौन से डेट में कौन कौन से जगह जाएंगे वो सारी चीजें आपको वहीं जाके पता चलेगी। होपफुली मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। तो इन खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हुए हम बढ़ चुके हैं केदारनाथ धाम की तरफ। तो केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। ये दोनों ही जगह आप बाय बस, बाय ट्रेन या बाय प्लेन, इन तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं प्लेन सर्विसेज की। तो हरिद्वार एंड ऋषिकेश से सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है देहरादून एयरपोर्ट, जिसका नाम है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट। आप यहाँ से कैब लेके आराम से हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँच सकते हैं।
अब बात करते हैं ट्रेन सर्विसेज की। तो आप अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेके हरिद्वार या ऋषिकेश डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके नियरेस्ट स्टेशन से हरिद्वार या ऋषिकेश की डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप वाया दिल्ली यहाँ पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं बस सर्विसेज की। तो हरिद्वार एंड ऋषिकेश ये दोनों ही जगह भारत के कुछ मेजर सिटीज़ के साथ वाया रोड बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। आप चाहें तो दिल्ली, कानपुर, वाराणसी एंड हैदराबाद इन सारे जगह से डायरेक्ट बस लेके हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। तो मैं तो हरिद्वार ट्रेन से आई थी और यहाँ एक रात आराम करने के बाद मैं अगले ही दिन सुबह सुबह निकल पड़ी सोनप्रयाग की तरफ। सोनप्रयाग तक आने के लिए जो बस है ना, उसकी बुकिंग मैंने ऑनलाइन ही कर ली थी। बस से मुझे कुछ 7 से 8 घंटे का टाइम लगा और शाम के 5 बजे तक मैं पहुँच गई थी सोनप्रयाग। फिर सोनप्रयाग से शेयर कैब लेके मैं पहुँच गई थी गौरीकुंड और यहीं से मेरी केदारनाथ धाम दर्शन करने की जो असली पैदल यात्रा है वो शुरू होगी। तो हम लोग तो सोनप्रयाग पहुंच गए हैं, लेकिन बस से हम लोग बहुत देर पहले ही उतर गए थे क्योंकि बस के आगे जाम लगी हुई थी, चेकिंग वगैरह हो रही थी। तो हम लोग कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक आए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि सोनप्रयाग से हम लोग गौरीकुंड ही निकल जाएं, क्योंकि यहाँ से गौरीकुंड वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, कुछ 10-20 मिनट का रास्ता है। और शेयरिंग ऑटो से वहाँ जाके रूम लेंगे तो सुबह में हमें ना हैरासमेंट कम होगी। हम लोग आराम से अगर 4 बजे निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं क्या किया जाए, वहाँ रूम अवेलेबल होगा कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो वापस यही रूम लेनी पड़ेगी। तो अभी हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं। नहीं, गौरीकुंड से अच्छा हाँ चलिए। सोनप्रयाग से गाड़ी कर लिया था हम लोगों ने 50 रुपीज़ पर हेड और शेयर गाड़ी से हम लोग यहाँ अभी गौरीकुंड पहुँच गए हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे कहाँ रूम मिलती है कहाँ नहीं। वैसे भीड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा है। देखते हैं अब आगे का क्या होता है। तो दोस्तों अभी मैंने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि पूरा दिन भूखी थी ना, तो अभी बहुत जोर की भूख लग गई है। वैसे आप सबको बता दें कि अगर आप गौरीकुंड आके रूम लेना चाहते हैं और सेम डे में, तो प्राइस इसका आपको बहुत ज़्यादा पे करना होगा। नहीं तो आपको थोड़ा सा लो बजट मतलब स्टैंडर्ड वाला रूम में ही काम चलाना। तो रात को मैंने जल्दी से अपना डिनर कंप्लीट किया और चली गई सोने के लिए। और सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी नहा धो के ड्रेसन अप होके मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। A few moments later. गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। जिस डेट का मतलब जिस टाइम का हम लोग इंतजार कर रहे थे और यहाँ से केदारनाथ जाने का, ट्रैकिंग स्टार्ट करने का, वो आ गई है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये हमारा होटल था। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि अभी हम लोग निकल रहे हैं 22 किलोमीटर या 18 किलोमीटर जितनी की भी ट्रैकिंग है उसके लिए। और रास्ते में चलते चलते आपको सारी बातें बताती हुए चलूँगी और यहाँ की सारी खूबसूरतियाँ दिखाते हुए चलूँगी। तो चलते लेट्स गो। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। तो दोस्तों फाइनली हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। सुबह सुबह उठ के अपने होटल रूम से ही नहा धो के हम निकल पड़े यात्रा के लिए। रास्ते में खाने के लिए हमने कुछ फल फ्रूट्स खरीदे और हाँ, 1 बॉटल पानी भी हमने अपने साथ में रखी। वैसे आप सबको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ एक गर्म पानी का कुंड भी है। अगर आप चाहें तो गौरी कुंड में नहा धो के भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, इसलिए मैं अपने होटल से ही नहा धो के निकली हूँ। आप चाहे तो कुंड में नहा के भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो आपको मेरे पीछे ये भीड़ दिख रही है, बताइए क्या है? आज ना यहाँ पे पिट्ठू और वो सब घोड़े खच्चर जिसमें जाते हैं ना सवारी, उस सब ने ना आज ये स्ट्राइक कर दिया यहाँ पे। तो सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि शायद किसी को मिल जाए, क्योंकि बहुत लोगों को घोड़े पिट्ठू से जाना होता है ना, तो ये उसी की भीड़ है। तो सब लोग वहाँ पे
घोड़े एंड ऑल सब उधर ही साइड पे होंगे। अगर आप घोड़ा खच्चर या पिट्ठू करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे सरकारी रेट जो है वो है 3500 के आसपास, और अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3000 से 8 to 9000 के बीच में कुछ भी पे करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप मंदिर के कितने दूर से इनकी बुकिंग करते हैं। आप मंदिर के जितना नज़दीक जाएंगे इनकी प्राइस उतनी ही कम होती जाएगी। तो बस चलते चलते ये देखिए मेरे पीछे मेन गेट। वैसे यहाँ का नाम था कुछ जंगल चट्टी समथिंग। यहीं पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे पुलिस एंड ऑल सब खड़े हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना सारा चेकिंग करा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यात्रा तो शुरू कर दी, लेकिन अपने बैग में मैंने कौन कौन सा सामान रखा है जो रास्ते के लिए बहुत ज़रूरी है ये आप सबके साथ शेयर करना तो भूल ही गई। तो सबसे पहली चीज़, अब ठंडी जगह में आए हैं तो गर्म कपड़े तो होंगे ही, उसके साथ साथ मैंने रखा है एक रेनकोट। अब पहाड़ों की बात कुछ अलग होती है, यहाँ ना कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, तो इसलिए बारिश से बचने के लिए मैंने एक रेनकोट रखा है। साथ ही साथ कुछ ज़रूरी मेडिसिन्स जैसे कि फीवर के, कॉफ सिरप, देन पेन किलर और फूड पॉइजनिंग या लूज मोशन के, ये सारे ज़रूरी मेडिसिन्स है। कुछ हल्का फुल्का खाने पीने का सामान है, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, कुछ फल है, और हाँ एक वाटर बॉटल भी है। तो आप भी जब केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए आएँ तो अपने साथ ये ज़रूरी सामान ज़रूर रखें। वैसे आपको रास्ते में मेडिकल शॉप्स मिल जाएंगे जहां आपको फ्री में मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा और मेडिसिन्स भी दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप अपने साथ कुछ ज़रूरी मेडिसिन्स ज़रूर रखें। केदारनाथ धाम पहुंचने का रास्ता आप अपने सहूलियत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी के सहारे भी आ सकते हैं। बट सच बात बताएं तो बाबा के दर्शन करने का असली मज़ा ना पैदल चल के ही आता है। तो चलिए आपको एक और खूबसूरत चीज़ दिखाते हैं। दिख रहा है आपको मेरे पीछे? वेट, यही तो है इंस्पिरेशन इतनी दूर चलने का। चल भाई। हाँ चवाल है तू चवाल है। देखो यार, खाते पीते हुए जाना चाहिए, ठीक है? एनर्जी रखना है, ऐसा नहीं कि जाके ऐसे अभी घोड़ा बन घोड़ा, ये घोड़ा बन घोड़ा घोड़ा बन। हाथ से नहीं खाता घोड़ा, ऐसे खाता है। बोलना चाहते नहीं, 12.5 किलोमीटर बचे हैं बस ओनली। आपका हालत कैसे है? हालत 20% नहीं, सैनी से अभी थोड़ी देर पहले तरबूज खा के हेलो दिख रहा हो ना? हाँ, तो ऐसा है कि बीच बीच में ऐसे कॉर्नर मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह घूम जाओ, जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह आपको मिलता रहेगा। नींबू पानी, शिकंजी, नींबू पानी, शिकंजी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। पानी हम करी कहते हैं वैसे, ये तो नेचुरल प्लेसेस है पानी लेने का, ठीक है। ज़्यादा मत करी करो, जितना चाहिए उतना थोड़ा थोड़ा सिप मरते हुए पीते चलो। और रास्ते में झरने का पानी भी मिलता रहता है। वही तो बोला, अच्छा नेचुरल वाटर है, झरने का पानी, ठीक है। और क्या है, फ्रूट्स खाओ, बाकी मौज मारते हुए चलो बस। जल बनी। कहाँ से हो आप? कैसा लग रहा है आपको? तो ऐसा होगा। शेरनी, आपका YouTube चैनल का नाम बता दो। लेट्स गो विद फ्री। सब आपका प्रियंका मैडम अभी खाते हुए जा रही है, ठीक है। चलो, शेरनी घास फूस खा रही है अभी, तो अभी के लिए इसको शेरनी नहीं गधी बना देते हैं। चलो, आते आते इनसे मिले। तो आपका नाम बताइए एक बार फिर से। माय नेम इज सरीश पांडे। कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम बनारस। बनारस से है। हमारा नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का बनारस का बना लेंगे फिर, ठीक है।
इन खूबसूरत वादियों में चलते चलते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इतनी ऊंचाई में इतना खूबसूरत मंदिर आखिर बनाया किसने होगा। जहाँ तक मुझे पता है, केदारनाथ जी का जो मंदिर है इसका इतिहास महाभारत के पंच पांडवों के साथ जुड़ा है। जी हाँ, महाभारत की लड़ाई में विजय हासिल होने के बाद भी पंच पांडवों के ऊपर भातृ हत्या और गुरुजनों की हत्या का पाप चढ़ा था और उससे मुक्ति पाने के लिए वो सब शिवजी के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन शिवजी किसी कारणवश उन सबसे नाराज थे, तो वो उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे और इसीलिए शिवजी बैल का रूप धारण करते हैं और आके छुप जाते हैं हिमालय के इन पहाड़ियों में। पंच पांडवों की भक्ति और निष्ठा को देखते हुए शिवजी उन्हें दर्शन तो दे देते हैं, लेकिन जब वो अंतर्ध्यान हो रहे थे तभी शिवजी का जो मुख है वो रुद्रनाथ में, शिवजी की भुजाएं तुंगनाथ में, शिवजी का नाभि मध्यमेश्वर में, शिवजी का पीठ केदारनाथ धाम में और शिवजी की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई और तभी से ये 5 जगह पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध है। अब क्योंकि बैल रूपी शिवजी का जो पीठ है वो केदारनाथ धाम में प्रकट हुआ था, इसीलिए यहाँ शिवजी का जो लिंग है वो बैल के पीठ के आकार का है। वैसे मान्यता ये भी है कि ये मंदिर कई 100 सालों तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था और आखिरकार 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर को खोज निकाला। ये रास्ता सच में सिर्फ बाबा के दर्शन ही नहीं, वहाँ तक पहुँचने का जगह भी बहुत खूबसूरत है। इस प्लेस का नाम है भीमबली। ये गौरीकुंड से कुछ 6 से 6.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो रास्ता आप दिख रहे हैं ना, वहाँ पे ये 2 हिस्से में डिवाइड हो रहा है। एक इधर आ रही है और एक ये नीचे से आपको दिखेगा इधर आते हुए। और यहाँ पे मैं तो फिलहाल इसी रास्ते से आई हूँ। ये दोनों रास्ता जो है वो यहाँ से होके इधर में मीट करती है। आगे मैं आपको दिखा दूंगी मीटिंग पॉइंट। और वो देखिए गाइस, इट्स बीन ऑसम वॉकिंग हियर। यहाँ पे आप जहाँ भी रुक जाओ ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, वहीं पे आपको खूबसूरती दिखेगी। नेचर कितना खूबसूरत है वो आप सिर्फ यहाँ आके ही शायद फील कर सकते हो। भी यहाँ को देवभूमि नहीं कहते हैं सच में। तो ये देखिए गाइस, मेरे पीछे एक और झरना। हाँ, यही सही रहेगा। मारो गोली, मार रहे। 12 बजने वाले हैं, अभी 11 बज गए हैं और ऑलमोस्ट आधे से भी ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी जल्दी बाकी का भी कंप्लीट कर लेते हैं। मज़े तो बहुत आ रहे हैं, बट हाँ थकान भी है, ऐसा नहीं है, बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। चलिए अब आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। भीमबली के बाद आता है रामबाड़ा, उसके बाद छोटी लिमचोली और फिर बड़ी लिमचोली। और सही मायने में रामबाड़ा के बाद ही खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। भीमबली तक आपको रास्ते के हर 200 से 300 मीटर की दूरी में वॉशरूम्स मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट आधा रास्ता पहुंच गए हैं, शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा। और यहाँ हमें दिखा के एक भंडारा लगा है। ये देखिए, आपको भीड़ दिख रही है मेरे पीछे। चलिए देखते हैं, कुछ मिलता है तो खा लेंगे थोड़ा बहुत। अब भूख भी लगी है। तो यहाँ हड़ताल होने की वजह से अभी हर जगह तो हर एक चीज़ नहीं मिल रही है, बट हाँ कहीं कहीं मैगी, पराठे, साथ में चाय, ये सब मिल रहा है। नीचे तो मुश्किल से कुछ मिल रहा था, बट हाँ ऊपर आते आते थोड़े थोड़े दुकान एक आध जगह खुले हुए हैं। तो ये रही मैगी। और एक बात बताऊँ, पहाड़ों की मैगी की टेस्ट ही अलग होती है भाई, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। और ये है चाय, बहुत अच्छा लग रहा है।
वैसे हमने जिस दिन यात्रा शुरू की थी उस दिन स्ट्राइक होने की वजह से हमें बहुत सारी दुकानें बंद मिली, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्राइक ना हो तो गौरीकुंड के बाद कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद ही आपको हर 500 से 600 मीटर के अंदर छोटी बड़ी दुकानें मिलते रहेंगे। इन दुकानों में आप चाय, बिस्किट, स्नैक्स, मैगी, यहाँ तक कि दाल चावल भी खा सकते हैं। बस इन सब की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इसका रीज़न भी आप समझ ही रहे होंगे। पहाड़ों पे जो सामान है वो या तो अपनी पीठ पे लाद के या तो घोड़े या खच्चर के थ्रू ऊपर पहुंचते हैं, और इसके वजह से यहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस होता है। जैसे वाटर बॉटल यहाँ पे 40-50 रुपीज़ पर बॉटल मिलती है, और मैगी तो 50-60-70 रुपीज़ तक पहुँच जाती है। वैसे तो यहाँ हर दुकान में आपको QR कोड मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ इंटरनेट कनेक्शन ना इतना भी अच्छा नहीं है, तो आप अपने पास लूज़ कैश ज़रूर रखें। तो ये है छोटी लिमचोली। इसके बाद जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई होती है, लेकिन इसके बाद आपको जो नज़ारे देखने को मिलते हैं ना वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। गाइस, हम लोग कितने ऊपर आ गए हैं ना कि अब यहाँ ना पूरा बर्फ दिख रहा है। लेट मी शो यू। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। बर्फ है क्या? हम लोग बस पहुँच ही गए हैं गाइस। बस 3 से 4 किलोमीटर के आसपास होगा डिस्टेंस, और ये मैं क्यों बता रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम लोग कितना ऊपर आ गए हैं। इतनी देर से यहाँ धूप थी, हम लोग तो सूखे सूखे चल रहे थे, बट अभी बारिश होने लगी है। तो आप लोग जब भी यहाँ आना ना तो रेनकोट पक्का लेके आना, क्योंकि यहाँ 12 मास हल्का फुल्का बारिश तो होती रहती है। जल्दी जल्दी ये डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। थोड़ी सी एग्जॉस्टेड हूँ, बट एनर्जी लेवल उतनी हाई है। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, चलिए। जय श्री के बाद। जय श्री के बाद। तो अब बात करते हैं कि केदारनाथ धाम दर्शन करने का सबसे सही टाइम कौन सा है। तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि मंदिर जो है ये साल के 6 महीने ही ओपन रहते हैं। हर साल अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं, और ठीक दिवाली के बाद भाई दूज के दिन मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। तो मई और जून का जो टाइम है यह दर्शन करने के लिए सबसे सही टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे ठंड भी कम होती है और बारिश के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसलिए इस टाइम पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। एक तरह से ये पिक टाइम होता है दर्शन करने का। अब बात करते हैं बारिश का टाइम, यानी जुलाई अगस्त। इस टाइम पे भीड़ बहुत कम होती है, लेकिन बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए लैंडस्लाइड का भी डर रहता है। और लास्ट में बात करते हैं सितंबर एंड अक्टूबर के टाइम का, तो इस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हाँ रास्ते का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होते हैं, और इस टाइम पे भी आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव। सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है, अगर आपको महादेव के दर्शन करने हैं तो पैदल यात्रा करके आइए या हेली यात्रा करके आइए। बेचारे बेजुबानों को परेशान ना करें, उनके ऊपर आप खुद 1-1 कुंटल के हैं, उनके ऊपर बैठ के जा रहे हैं। ऐसे में बाबा थोड़ी जब होंगे, पशुपति की नाथ है, पशुओं के राजा है बाबा, और तुम पशुओं को नाराज करके आओगे तो वो तो बहुत शर्मनाक है। हर हर महादेव। तो मेरी भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, केदारनाथ धाम की यात्रा आप पैदल चल के ही कंप्लीट करें। इन खूबसूरत वादियों के बीच में से पैदल चलने का अलग ही मज़ा है, और ऊपर पहुंचने के बाद बाबा के दर्शन मात्र से आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन घोड़े और खच्चरों के ऊपर चढ़ के जाने से ना इनके पैर फिसलने की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनके मालिक इनके ऊपर अत्याचार भी बहुत करते हैं। तो प्लीज़ अब जितना हो सके कम से कम उतना रास्ता पैदल चल के ही जाएं।
अब अगर रास्ते की बात करें तो गौरीकुंड से 6 से 7 किलोमीटर तक माने ऑलमोस्ट भीमबली तक रास्ता जो है वो बहुत सुहाना है। आपको ज़्यादा खड़ी चढ़ाई तो मिलेगी नहीं, लेकिन रामबाड़ा के बाद जो 5 से 6 किलोमीटर की रास्ते बचते हैं उसमें स्पेशली आफ्टर छोटी लिमचोली रास्ते की चढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई हो जाती है और इस टाइम आपके सांस फूलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें अपने साथ एक कपूर हमेशा रखें और हर 200-300 मीटर के अंदर अंदर आप ब्रेक लेके थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ी देर पानी पिए, थोड़ा सा कपूर स्मेल करें और फिर आगे बढ़ें। इन रास्तों में आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे, आप चाहे तो उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत संभल के, क्योंकि शॉर्टकट्स में स्लिप होने के चांसेस बहुत हाई है। मम्मी हम आ गए मम्मी। देखिए कैसे कैसे कहाँ से चल रहे हैं सब, ठीक है, पूरा वादिया दिख रहा है। अपने हिसाब से शॉर्ट कर लीजिए, अगर कर पाते तो ले लीजिए, नहीं तो ऐसे जैसे पहाड़ी रास्ता था जिगजैग ऐसे करके आइए। बीच बीच में रेस्ट ले, जैसे आपका प्रियंका मैडम ले रही है अभी। फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, कुछ 500 मीटर की दूरी पे होंगे। ये है कैंप एरिया, यहाँ आपको कैंप मिल तो जाएंगी। अभी जो मैंने पूछा प्राइस, उसमें कुछ 1000 रुपीज़ पर पर्सन मतलब शेयरिंग का और 2500 ऐसे कुछ बोल रहे थे प्राइस। कैंप के हिसाब से डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम आ रहे तो रिस्क नहीं लो, जेम से पहले 1 महीने पहले से बुकिंग कर लो, आराम से, कोई झंझट नहीं जाएगा। ठीक, आगे जेम ने दिखाएंगे आपको कैंप कैसा होता है। और वेदर यहाँ बहुत ख़राब हो गई है, तो बारिश भी बहुत तेज़ मतलब मोटा मोटी हो रही है। और इधर में ना बहुत सारी छोटी छोटी नदी टाइप है, धाराएं, लेकिन वो सब जम गई है। वेदर ख़राब होने की वजह से आपको पूरा तो नहीं दिखा पा रहे, बट अब आपसे मिलती हूँ कैंप में। और शायद आज शाम को मंदिर तो नहीं जा पाएंगे, बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अब कैंप में। अभी बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी थी, तो हम लोगों को ना जो हमारा वाला टेंट है वो थोड़ा सा आगे है, तो हम लोग वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए हैं। बाय द वे इस टाइप का टेंट होता है, यहाँ पे अभी चादर वगैरह सब बिछे नहीं है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। कुछ इस टाइप का टेंट होता है और अंदर में आपको बेड वगैरह दिखेंगे। अभी ना बादल लगी हुई थी तो मुझे अच्छे से दिखा नहीं, बट यहाँ से आप खाली एक बार ये व्यू देखिए, कितना मस्त है ना। कहते हैं ना कि मतलब केदारनाथ आने के बाद आपने जो इतना 20-22 किलोमीटर चला है वो सारी थकान दूर हो जाती है। मेरी तो आधी से ज़्यादा दूर हो गई ये व्यू देख के। दोस्तों मैं आ गई हूँ मेरे बेस कैंप में, बट यहाँ पे ना बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं, तो आप जब भी यहाँ आना तो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो ऐसे एक रिसेप्शन ऑफिस रहेगा, यहाँ पे आके अंदर आप अच्छे से चेक कराना कि कौन सा जो कैंप है वो आपका है। तो फिलहाल सायन गया है अंदर हमारी कैंप देखने के लिए, और ये जस्ट रोड के साइड में ही है, और ये आपको मेरे पीछे बोर्ड दिख रही होगी, ये बेस कैंप है मेरा। और एक बात बताए, यहाँ बारिश होने की वजह से ना ठंड बहुत बढ़ गई है, हाथ पैर में तो कुंची बन रहे हैं, 1 मिनट के लिए भी ना हाथ बाहर नहीं रखा जा रहा। दोस्तों आपको पता है अभी मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको बोर्ड लगा हुआ दिखेगा 515 मीटर। तो मैं आ गई हूँ अपनी बेस कैंप में, और ये है मेरा बेस कैंप। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, टोटल यहाँ पे 10 जन हैं, और बहुत ठंड है, बाप रे बाप। यहाँ पे बारिश के बाद तो ऐसा लग रहा है टेम्परेचर माइनस में न चला गया हो। वैसे 7 बजे डिनर टाइम है, अभी डिनर करेंगे, और उसके पहले सोच रहे हैं अगर मंदिर जा सके एक बार दर्शन के लिए। वैसे दर्शन तो अभी आज होने से रहे, तो दर्शन तो कल सुबह ही होगी, देखते हैं क्या करते हैं आगे।
तो हम लोग शाम की आरती देखने के लिए मंदिर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। बहुत तेज़ बारिश होने लगी और इस वजह से हम लोग शाम की आरती तो नहीं देख पाए। बाद में पता चला कि मौसम ख़राब होने की वजह से और कुछ और कारण की वजह से आज शाम को आरती भी नहीं हुई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ धाम। तो अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 3:30 या 4 के आसपास है और मैं रेडी होके निकल रही हूँ दर्शन के लिए। देखते हैं वहाँ जाके कितनी देर लाइन में लगनी पड़ती है या क्या क्या प्रोसीजर है। वैसे कल से तो अभी तक एक बार भी दर्शन नहीं हुई है, मंदिर तक नहीं पहुँच पाए हैं। अभी जल्दी से जाते हैं मंदिर तक। बहुत एक्साइटमेंट है, मंदिर जाके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये प्रसाद की टोकरी ली है और इसका तो बहुत ज़्यादा प्राइस ले लिया इसमें, 200 रुपये। और आप लोगों ने देखा ही है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ ये चुनरी है, प्रसाद है, एक सिक्का है और इसमें बेलपत्र है। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी और चढ़ाते हैं प्रभु को। तो अभी हम लोग लाइन में लग गए हैं और यहाँ जितने लोग हैं उन लोगों से मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट यहाँ से 200 से 250 मीटर की दूरी पे मंदिर है और वहीं से लाइन स्टार्ट हो गई है। दर्शन जो है वो 3 बजे से चालू है और मुझे यहाँ आने में ऑलमोस्ट 4:30 बज गए अभी। और गाइज़ हम अब केदारनाथ के लाइन जो स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल उधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस छावनी के अंदर से होते हुए लगभग 300 मीटर ऐसे लाइन है, ठीक। कुछ कुछ थोड़े थोड़े ग्रुप में अंदर जाने दे रहे, फिर ऐसे ही करके छोड़ रहे हैं। और आज VIP दर्शन बंद है और आप चारों तरफ का नज़ारा लीजिए बस। और सामने देखिए पूरा पहाड़ बर्फ़ से घिरा हुआ है। दे आर चैंटिंग बम बम भोले। गेम में आप बहुत पैसे कमा लोगे भाई, लेकिन ये मोमेंट दोबारा नहीं आता है। तो अगर आपको आना है आ जाइए, सोचिए मत। तो आप लोग देख ही सकते हैं मैं अभी भी लाइन में लगी हुई हूँ सुबह के 4:45 बजे से ऑलमोस्ट। अभी मंदिर के बहुत नज़दीक है हम लोग और अब जा रहे हैं दर्शन कर। आई होप 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएगी। तो दोस्तों मेरी दर्शन तो कंप्लीट हो गई है और आप सबके साथ मैं अपनी दर्शन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो जैसे कि आप सबको मतलब बहुत बारी आपने ये बात सुनी होगी कि ये जो 20-22 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, जब आप यहाँ पहुँचते हो और आपको पहली दर्शन मिलती है ना मंदिर की, तो वो सारा चीज़ जो है ना, वो सारी थकान जो है वो दूर हो जाती है। तो बिल्कुल सही है ये बात। मतलब आपको यहाँ आके लगेगा ही नहीं कि आपने 20-22 किलोमीटर की पूरी एकदम से खड़ी चट्टानियाँ कहीं पे भी जो इतनी टफ एक चढ़ाई होती है ना, वो इतना मुश्किल था। आपको ऐसा लगेगा जैसे वो सब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आके आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और अंदर से दर्शन करके जब आएंगे तब तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी सही में। अगर अंदर के दर्शन की बात करें तो लाइन लगने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, बाकी अंदर में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही दर्शन होती है। और दर्शन होने के बाद आप जब बाहर आएंगे तो इट्स अमेजिंग, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की चीज़ ही नहीं है। तो शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम मंदिर दर्शन करने के लिए सुबह सुबह कुछ 3:30 से 4 बजे के बीच में ही मंदिर खुल जाती है और ये रात के 8:30 से 9 बजे तक ओपन रहती है। मैंने तो सुबह में ही दर्शन की थी, लेकिन आप दिन के किसी भी वक्त दर्शन कर सकते हैं।
और दर्शन के लिए कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है उस दिन के क्राउड के ऊपर। वैसे मैं आप सबको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाइन में लग जाएं और बाबा के दर्शन कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर वेदर अचानक से बहुत ख़राब होने की वजह से ना दर्शन की प्रक्रिया बीच में ही रोक दी जाती है। तो इतनी ऊपर आने के बाद अगर आप दर्शन ही ना कर पाएँ तो बुरा तो लगेगा ना। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाबा के दर्शन कर लें। मंदिर के बाहर आपको जूते और बैग रखने की जगह मिल जाएगी और मंदिर के अंदर यानी गर्भगृह में फ़ोन या कैमरा चलाना अलाउड नहीं है। करोड़ों इरादे बनते बिखर जाते, केदारनाथ वहीं पहुंच पाते, जिनको महादेव बुलाते हैं। हर हर तो प्रभु के दर्शन करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ भीमशिला दर्शन करने के लिए। वैसे भीमशिला के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, आपको तो सब कुछ पता ही होगा कि 2013 में जो वो आई थी बाढ़, उसके बाद से ये शिला जो है इसी ने प्रभु की जो मंदिर है उसको रक्षा की थी। और आप इसकी पोजीशन देख के दंग रह जाएंगे कि ये जस्ट मंदिर के आप सामने में आके एकदम से रुक गई है। तो पहले तो इसकी पूजा नहीं की जाती थी, लेकिन अभी इनकी भी पूजा, ये जो शिला है इनकी भी पूजा की जाती है। तो श्री केदार जी के दर्शन के बाद अब मैं जा रही हूँ भैरव जी के दर्शन करने के लिए, और ये है उसका रास्ता। इधर से होके ये आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये पूरे रास्ते से आगे हमें चलते हुए जाना है। चलिए दिखाती हूँ आपको भैरव मंदिर का रास्ता। तो शिवजी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े भैरव बाबा के दर्शन के लिए। ऐसी मान्यता है कि भैरव जी इस पूरी केदार घाटी के रक्षक हैं और इनके दर्शन के बिना केदारनाथ यात्रा अधूरी है। तो दोस्तों मैं नीचे से ऊपर आ गई हूँ और ये देखिए मेरे पीछे आपको भैरव बाबा की मंदिर भी दिख रही होगी। तो चलिए अब दर्शन करके। तो मैंने आपको मेरे पीछे मंदिर दिख रही होगी और दर्शन तो मेरी हो गई है। अब दर्शन के दौरान मैंने अंदर में एक ओपन शेड मंदिर है, मतलब कुछ भी है नहीं मंदिर के ऊपर वाले पार्ट में, और नीचे में बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है और कुछ पूजा पाठ भी चल रही थी। तो मैंने प्रणाम किया और देखा ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं वहाँ पे। फिर मैं नीचे आ गई हूँ यहाँ पे, और अब मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊँगी और वहाँ से अपनी कैंप में वापस जाऊँगी। कैंप में जाने के बाद कुछ खाना पीना खा के और फिर मैं यहाँ से नीचे सोनप्रयाग के लिए उतरना स्टार्ट करूँगी। तो अब मैं आप सबसे मिलती हूँ उतरते वक्त या फिर डायरेक्ट सोनप्रयाग में उतरने के बाद। केदारनाथ जी के मंदिर से बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ऐसा माना जाता है कि बाबा भैरवनाथ पूरे केदार घाटी के रक्षक हैं और इनके दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक बार आप मंदिर के ऊपर पहुंच गए ना तो आपको जो व्यू दिखता है ना वो बहुत खूबसूरत है। पूरा का पूरा केदार घाटी दिखता है ऊपर से और बीच में आपको दिखते हैं हमारे शिव जी। ऊपर पहुंचने के बाद आपका मन ही नहीं करेगा नीचे उतरने का। स्पेशली मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, मन तो कर रहा था यहीं टेंट बिछा के बस यहीं रुक जाए। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और आप सबसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आप सबको दिखाऊंगी कि केदारनाथ धाम से नीचे उतरते वक्त मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया और कैसे मैं बद्रीनाथ धाम तक पहुँची। तो मिलती हूँ आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखें और एक बार ज़ोर से बोलें जय श्री केदार।